तो अब हम शुरू करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट्स। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? लेट V आपके पास वेक्टर स्पेस है ओवर सम फील्ड F। V के आपने एलिमेंट्स लिए हैं डिफरेंट V1, V2, V3 अप टू सो ऑन सम Vn। ये आपके किसके एलिमेंट्स हैं? V के। फिर A1, A2, A3 अप टू सो ऑन An, ये आपने एंट्रीज ली हैं F में से। तो ये आपने एलिमेंट्स लिए हैं V1, V2, Vn V में से, A1, A2 आपने एलिमेंट्स लिए हैं F में से। अगर कोई एक एलिमेंट में लेता हूं U वेक्टर स्पेस V में से और मैं U को ऐसे लिख लूं A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस अप टू सो ऑन An Vn, वेयर आपका I जो है वो लाई कर रहा हो बिटवीन 1 एंड n। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने U एक एलिमेंट लिया वेक्टर स्पेस में से, उसको मैंने ये जो मैंने पहले वाले एलिमेंट्स लिए हुए थे इन एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में लिख दिया, यानी मैंने उनका कॉम्बिनेशन बना लिया है इस वेक्टर को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर U है ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? V1, V2 अप टू सो ऑन Vn का। इसका क्या मतलब है? U इज रिटन इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, V3 अप टू सो ऑन Vn। यानी जो मेरा U है उसको मैंने V1, V2, V3 अप टू सो ऑन Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दी है। इसका मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसकी हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर करें जी V को R³ ओवर R। मैं इसमें से कोई एक एलिमेंट लेता हूं जिसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी मैं U कंसीडर करता हूं। इसमें से मुझे एक एलिमेंट मिल जाएगा 1, 3, 2, इसको मैं U ले रहा हूं, बिलोंग्स टू V। ओके, अब मैंने क्या करना है? बेसिकली मुझे ये वाले वेक्टर्स चाहिए और ये वाले स्केलर्स चाहिए कि ये जो मेरा U है ये उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए। और आपको पता है मैं यहाँ से ये वाले वेक्टर्स ले सकता हूँ। अगर मैं V1 को कह दूँ 1, 0, 0, V2 में ये ले लूँ 0, 1, 0 और V3 में ये ले लूँ 0, 0, 1 और 1, 0, 0 प्लस 0, 1, 0, 0, 0, 1। मुझे करना क्या है? मुझे इन एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, कुछ रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे ऐड करने के बाद कौन सा वेक्टर मिले? ये वाला वेक्टर मिले, 1, 3, 2 मिल जाए। सो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लगाऊंगा? 1 लगाऊंगा, बिकॉज मुझे पहला एलिमेंट 1 ही चाहिए, तो 1 यहाँ से आएगा, बाकी सब में क्या है? 0 है। उसके बाद मुझे सेकंड पे 3 बनाना है, तो यानी मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो सिर्फ ये सेकंड वाले चेंज होगा। उसके बाद यहाँ मुझे 2 बनाना है, तो मैं यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 के साथ। यानी ये मेरे A1 है, ये मेरा A2 है और ये मेरा क्या है? A3 है। तो मैंने क्या किया है? मैंने इस वेक्टर U को लिया है और ये V1, V2, V3 मुझे मिलते हैं उसमें, और ये वाले जो स्केलर्स हैं AIs, ये मैंने अपनी मर्जी से इसको देख के लगाए ताकि ये जो है ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल आ जाए। इसका मतलब क्या है कि 1, 3, 2 इज रिटन इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किन वेक्टर्स के? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 कि जो आपका U वेक्टर है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। या हम ये कह सकते हैं 1, 1, 0, 0 प्लस 3, 0, 1, 0 प्लस 2, 0, 0, 1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 3, 2। सो हम डेफिनेशन देख रहे थे लीनियर कॉम्बिनेशन की, तो मैंने आपको साथ में एक एग्जांपल बता दी कि हम वेक्टर लेंगे एक, उसको कुछ और वेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने एक वेक्टर कंसिडर किया U 1, 3, 2, तो मैंने इसको V1, V2, V3 के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। R³ में आप कोई भी वेक्टर ले लें, आप उस वेक्टर को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने पॉजिटिव लिए हैं, कोई नेगेटिव ले लें आप, -5, 7, -9। ये मैं एलिमेंट्स कंसिडर करता हूँ वेक्टर R³ में से, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ऐसे कर सकता हूँ -5 इंटू 1, 0, 0 प्लस 7 इंटू 0, 1, 0 माइनस 9 इंटू 0, 0, 1। तो ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। इस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या बन गया? ये बन गया। बस ये एलिमेंट्स मैंने कहाँ से लिए हुए हैं? -5, 7 और -9। ये मैंने फील्ड में से एंट्रीज लेनी है, क्योंकि ये वाला देख लें आप, ये किसके एंट्रीज हैं? ये फील्ड की एंट्रीज हैं। तो ये -5, 7 और -9 ये फील्ड की एंट्रीज हैं। यहाँ पे फील्ड मेरे पास क्या है? रियल नंबर्स है। तो मैं इन ये वाले मेरे जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स ही हैं, तो मैं इनको कंसिडर कर सकता हूँ। सो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्पैनिंग सेट क्या होता है। तो कंसिडर करें S कोई आपका नॉन एम्प्टी है
और ये वेक्टर स्पेस V का सबसेट है। तो S नॉन एम्प्टी है, वेक्टर स्पेस V का सबसेट है। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, यानी S के जितने भी एलिमेंट्स हैं, S आपने वेक्टर स्पेस V का कोई सबसेट लिया है, तो S के जितने भी एलिमेंट्स, उन सब के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो उन लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो सेट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पैन ऑफ S, स्पैनिंग सेट। डिनोट हम कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय जनरेटिंग, यानी इसको हम बोलते हैं स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग का मतलब भी जनरेटिंग ही होता है। S जो है वो हम ये लिख रहे हैं कि वो S से जनरेट होने का मतलब ये है यहाँ पे स्पैनिंग, यानी S के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लीनियर कॉम्बिनेशंस आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पैनिंग सेट। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। कंसिडर करें V को वही R³ कंसिडर कर लें, और मैं S को कंसिडर कर लेता हूँ E1, E2, E3, वेयर E1 क्या है 1 0 0, E2 क्या है 0 1 0 और E3 क्या है 0 0 1। अब S में ये वाले वेक्टर्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं, जो स्पैन ऑफ S होगा वो क्या होगा? हमारा एक्चुअल जो यहाँ पे मकसद है वो क्या है? स्पैन ऑफ S कैलकुलेट करना, फाइंड करना। यानी क्या करना हमने S के एलिमेंट्स के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस निकालने। अब अगर कोई आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं वेक्टर स्पेस V में से, ABC कोई एलिमेंट ले लें बिलोंग्स टू R³, तो हम ABC को ऐसे लिख सकते हैं A टाइम्स 1 0 0 प्लस B टाइम्स 0 1 0 प्लस C 0 0 1। यानी आप R³ का कोई भी एलिमेंट ले लें तो उसको आप इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी आपके पास जो सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, क्योंकि आप R³ के जितने भी एलिमेंट्स लेंगे उन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन आपको इन एलिमेंट्स से मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट आपके R³ के अंदर हैं वो क्या है? वो आपका क्या है? S का स्पैन है। स्पैन ऑफ S का क्या मतलब है? वो वाला सेट जो S के तमाम एलिमेंट्स के तमाम जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस, वो उनकी जो कलेक्शन है उस सेट को हम क्या बोलते हैं? स्पैनिंग सेट बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं सेट S आपके पास, आपने ये लिया हुआ E1 E2 E3, वेयर E1 ये है, E2 ये है, E3 ये है, X एक्सिस Y एक्सिस और Z एक्सिस है आपके पास। तो स्पैन ऑफ S में क्या होगा? वो वाले सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस जो ये वाला सेट बनाता है, यानी इसके एलिमेंट्स बनाते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो तो सारे के सारे R³ के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशंस बना देते हैं। यानी आप कोई भी एलिमेंट R³ में से लें, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने ABC लिया है, तो वो एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। यानी जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं सारे के सारे, वो आपके पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? वो तो R³ के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यानी इसका मतलब है कि R³ आपका क्या है? यहाँ पे स्पैन ऑफ S है। S से जनरेट हो रहा है आपका R³। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये जो स्पैन ऑफ S होता है ये आपकी वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस भी होती है। ये हमेशा सब स्पेस होती है V की, ये हमेशा क्या होती है? वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस होती है। तो इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। H कंसीडर करें A-3B, B-A और B, A B आपके रियल नंबर्स हैं, तो ये आपके पास एक्चुअली किसका सबसेट है? ये R4 का सबसेट है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम इसके एलिमेंट्स को आप लिख लें कॉलम फॉर्म में A-3B, B-A एंड B। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं A1 -1 1 0 प्लस B -3 1 0 1। यानी आपका ये वाली जो H है आप इसको V1 कह दें और इसको आप क्या कह दें? V2 कह दें। यानी जो आपका H है वो किसके बराबर है? H आपका किसके बराबर है? V1 और जो V2 सेट है इसके स्पैन के बराबर। यानी V1 और V2 के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ सकते हैं। A और B आपके पास आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हैं, तो आप सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर सकते हैं। तो H आपका क्या बन जाएगा? V1 और V2 के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनकी कलेक्शन बन जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? मैंने आपको वहां पे बताया कि जो स्पैन ऑफ S है वो वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस होती है। तो V1 V2 का स्पैन H के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है कि H क्या है? सब स्पेस है R⁴ की। H इज अ सब स्पेस ऑफ R⁴। नल स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं हम। नल स्पेस क्या है? कंसिडर करें होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस Ax = 0। कंसिडर किया हमने होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का। A आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसकी एग्जांपल के तौर पे हम लिख लेते हैं जैसे एक इक्वेशन x1 - 2x2 + 3x3 = 0, 2x1 + x2
माइनस x3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम ax की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं 1 2 -2 1 3 -1 एंड x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। वेयर हमारा a जो है वो ये वाला है, ये हमारा x है और ये हमारा 0 है। तो ax इज इक्वल टू 0 सिस्टम में मैंने ये एक सिंपल आपको एग्जांपल दी कि इस तरह का होमोजेनियस सिस्टम होगा। मैंने दो इक्वेशंस ली हैं और वेरिएबल्स जो मैंने कितने लिए हैं वो 3 लिए हैं। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये। अच्छा x ये कौन से एलिमेंट्स होंगे, x1 x2 x3 जिसको मैं x कह रहा हूं, फॉर विच ax इज इक्वल टू 0, जिनके लिए ax 0 बन जाएगा तो ये वाले जो x होंगे हम इनको क्या बोलेंगे, ये सॉल्यूशन है, इज सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू 0। ये इस होमोजेनियस सिस्टम का हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये जितने भी सॉल्यूशंस होंगे इस होमोजेनियस सिस्टम के, क्योंकि ये आपके पास इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनकी जो कलेक्शन होगी वो आपके पास एक सब स्पेस बनेगी। ये हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, तो इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो आपके पास क्या बनेंगी, एक वो आपके पास एक कलेक्शन बनेगी उन सारे सॉल्यूशंस की और वो अगेन एक सब स्पेस बन जाएगी। तो मैं कंसिडर करता हूं बेसिकली, मैं आपको प्रॉपर सेट की फॉर्म में डेफिनेशन लिखते हैं हम। नल स्पेस ऑफ ए का मतलब क्या है, तो नल स्पेस बेसिकली किसी मैट्रिक्स ए की कैसे होगी, अगर ए आपके पास m/n मैट्रिक्स है, ए आपके पास m/n मैट्रिक्स है, तो नल स्पेस ऑफ ए इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो किसके एलिमेंट होंगे, x बिलोंग्स टू Rn, R टू दी n के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। x इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं जो R टू दी n के एलिमेंट्स हैं और ax इज इक्वल टू 0 भी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों लिखा है, तो एक्चुअली नल स्पेस ऑफ ए हमारे पास जो है वो, जैसे हम ग्रुप्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे, कर्नल को डिस्कस कर रहे थे हम, कर्नल फाई क्या होता है, अगर फाई जी से जी डैश के ऊपर होमोमॉर्फिज्म होती है तो जी के वो वाले एलिमेंट्स जिनका इमेज जी डैश की आइडेंटिटी होती है यानी उसका 0 होता है, उन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है वो कर्नल फाई होता है। तो ये नल स्पेस एक्चुअली आपके पास वही चीज है। तो यहाँ पे आपके पास जो होमोमॉर्फिज्म होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चूंकि हमने वो भी डिस्कस नहीं की इसलिए मैंने आपको बताई नहीं। अगर ए मैट्रिक्स हो m/n तो एक्चुअली जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो आपकी बैक होती है, यानी r टू दी n से r टू दी m होती है। तो अगर मैपिंग यहां से यहां होगी तो जाहिर है इसके वो वाले एलिमेंट्स लेने हमने कर्नल में जो इसकी आइडेंटिटी के ऊपर मैप करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा x बिलोंग्स टू Rn, x such that x belongs to Rn and ax is equal to 0। इन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होगी हम उसको क्या बोलेंगे, नल स्पेस ऑफ A। और नल स्पेस ऑफ A हमेशा हमारे पास सब स्पेस हुआ करेगी वेक्टर स्पेस V की। नल स्पेस ऑफ A हमेशा सब स्पेस होगी वेक्टर स्पेस V की। बड़ी आसानी से इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। आप जो सब स्पेस वाला क्राइटेरिया है उसको यूज कर सकते हैं, या आप पहले इसको क्लोज अंडर एडिशन कर लें और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आप बड़ी इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं है, जस्ट आप डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो कंसिडर करते हैं हम सिस्टम को, कंसिडर होमोजेनियस सिस्टम जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने कंसिडर किया ये एक होमोजेनियस सिस्टम है मेरे पास। अब मुझे ये चेक करना है, एक वेक्टर u है मेरे पास 5 3 -2, क्या ये ए की नल स्पेस में है या नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ए यू मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि u जो है इज इन द नल स्पेस ऑफ ए, कि u जो है वो ए की नल स्पेस में होगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको याद करवाता चलूं कि नल स्पेस ऑफ ए मैंने क्या कहा है, वो सब स्पेस होगी वेक्टर स्पेस V की, और नल स्पेस वेक्टर स्पेस जाहिर है वो होगी। और आप लोग सोच रहे होंगे जी उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो वो होमोजेनियस सिस्टम ये वाला है तो 0 0 इसको छूके सेटिस्फाई करता ही है। तो वो जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है आपका 0 0 वाला, वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी यहाँ पे, जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे एक्ट करेगा उस वेक्टर स्पेस V में। तो ए यू अगर 0 आ जाता तो फिर u हमारे पास क्या होगा, u नल स्पेस ऑफ A को बिलोंग करेगा। अब A क्या है, यहाँ से अगर आप A लिखते हैं 1 -3 -2 -5 9 1, इसको u से मल्टीप्लाई कर लें 5 3 -2, तो देखें क्या आता है 5 -9 +4, एंड नेक्स्ट देखें -25 +27 +9
-2, तो ये क्या आ गया 0 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है तो U बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ A, कि U जो है वो नल स्पेस ऑफ A में शामिल है। अब कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई V हम ऐसे ले लेते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत चेंज करके, और चेक कर लेते हैं कि क्या ये V A की नल स्पेस में है या नहीं है। इसको मैंने A कहा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को, तो करें जी मल्टीप्लाई A के साथ इसको, 1 -3 -2 -5 9 1 और -2 3 5, ये आपके पास क्या आएगा जी -2 -9 -10 और 10 + 27 + 5, तो ये आपका 0 0 नहीं आ रहा। 0 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि V आपका बिलोंग नहीं करता नल स्पेस ऑफ A को। सो दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, नल स्पेस ऑफ A का क्या मतलब है कि आपके पास होमोजेनियस सिस्टम है, AX = 0, A आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो होता है, और नल स्पेस ऑफ A क्या चीज होती है, वो वाले एलिमेंट्स, वो वाले वेक्टर्स, वो वाले मैट्रिसेस X जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी जिनके लिए AX मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो उन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होगी वो क्या बनेगी, हमेशा वेक्टर स्पेस की सब स्पेस बनेगी, और वो हमेशा क्या हुआ करेगी, उसको हम नल स्पेस बोला करेंगे। तो नल स्पेस क्या है कि अगर A मेरे पास m × n मैट्रिक्स है, तो नल स्पेस A में वो वाले एलिमेंट्स हैं जो r⁴n में, यहाँ पे n बाद में है तो r⁴n आना है, वो वाले एलिमेंट्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो AX = 0 को, और नल स्पेस ऑफ A हमेशा वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस हुआ करेगी। जाहिर है यहाँ पे वेक्टर स्पेस V कौन सी है, r⁴n, ये इसकी सब स्पेस हुआ करेगी। और कंसिडर एग्जांपल के तौर पे मैंने कंसिडर किया कि ये आपके पास एक एग्जांपल है, होमोजेनियस सिस्टम है, U मैंने एक वेक्टर लिया, मुझे चेक करना है क्या U A मैट्रिक्स A के नल स्पेस में है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये चेक करना है कि अगर AU मेरे पास 0 आ जाए तो फिर U जो है वो A की नल स्पेस में होगा। तो मैंने चेक किया A को U से मल्टीप्लाई करके, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, AU मेरे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि U जो है वो नल स्पेस ऑफ A को बिलोंग करता है। और ये मैंने एक मैट्रिक्स V भी लिया, उसको चेक कर लिया, वो 0 0 नहीं आ रहा, तो V नल स्पेस ऑफ A में नहीं है। अब नल स्पेस ऑफ A नॉन एम्प्टी जरूर होगी, एटलीस्ट इसमें एक एलिमेंट जरूर होगा, और वो कौन सा होगा, 0 0, क्योंकि 0 0 आप देखें x1 x2 x3 को 0 लगाएं तो आपको सेटिस्फाई करता है, यानी एक एलिमेंट एटलीस्ट इसके अंदर मौजूद है, और ये सब स्पेस हमेशा बना करेगी वेक्टर स्पेस V की। V यहाँ मेरे पास क्या है, r⁴n है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि हमने नल स्पेस ऑफ A किसको कहा है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है, यानी मेरे पास ये वाला सिस्टम है होमोजीनियस सिस्टम, तो फिर नल स्पेस मेरे पास क्या आती है, वो वाले एलिमेंट्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, और उन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है वो आपके पास हमेशा सब स्पेस बनती है वेक्टर स्पेस V की। और ये आपने याद रखना है कि ये मैंने बात की है होमोजीनियस सिस्टम के लिए। अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा तो फिर जरूरी नहीं है कि वो जो नल स्पेस ऑफ A होगी वो इसकी सब स्पेस बने, बिकॉज नल्स जो अब आपके पास, अगर आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो उसका जो 0 0 है वो सोल्यूशन नहीं होगा, तो वो आपकी जो आइडेंटिटी है वही उसको बिलोंग नहीं कर रही, तो वो तब सब स्पेस नहीं बनेगी। तो नल स्पेस ऑफ A कब सब स्पेस बनेगी, जब आपने सिस्टम कौन सा लिया है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस इन n अननोन्स। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी इक्वेशंस और वेरिएबल्स ले लें, कोई इशू नहीं पड़ता इससे। वो नल स्पेस ऑफ A हमेशा जो है वो वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस हुआ करेगी। सो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉलम स्पेस की। कॉलम स्पेस क्या है कि A अगर आपके पास कोई m/n मैट्रिक्स है तो A के जो कॉलम्स होंगे उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन, A के कॉलम्स क्या हैं, A के कॉलम्स आपके पास क्या होंगे, A1 A2 A3 AN, ये आपके पास क्या होंगे, ये कॉलम्स होंगे, कॉलम्स ऑफ A। देन जो कॉलम स्पेस ऑफ A है वो क्या होगी, स्पैन ऑफ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN। यानी कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स A क्या है कि A के जितने भी कॉलम्स हैं उनके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस। स्पैन का मतलब क्या है कि इस सेट के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो क्या होंगे हमारे पास, किसके बराबर होगी, कॉलम स्पेस ऑफ A। तो ये तो चूंकि हमें डेफिनेशन से ही क्लियर है,
जब हमने स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन की है कि अगर S कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनकी जो कलेक्शन होगी वो स्पैन ऑफ S कहलाएगी और वो हमेशा वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस हुआ करेगी। तो ये तो हमें यहां से क्लियर है कि कॉलम स्पेस ऑफ A इज सब स्पेस ऑफ, अब ये R टू दी M की सब स्पेस, किसकी सब स्पेस होगी ये R टू दी M की। जो हमारे पास नल स्पेस ऑफ A है वो R टू दी N की सब स्पेस है और कॉलम स्पेस R टू दी M की सब स्पेस है। या हम ये डेफिनेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉलम स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू B सच दैट B इज इक्वल टू सम AX, A आपके पास मैट्रिक्स है, फॉर सम X इन R टू दी N। ये हमने कॉलम स्पेस की डेफिनेशन देखी। अब इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करते हैं। W में कैसे एलिमेंट्स हैं? 6a माइनस बी, a प्लस बी, माइनस 7a, फिर a b आपके क्या है? रियल नंबर्स हैं। हमने A मैट्रिक्स की जो है वो कॉलम स्पेस निकालनी है, यानी हमने ये चेक करना है क्या W मेरे पास कॉलम स्पेस ऑफ A आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले देखिए W के एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, W के एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6a माइनस 7a प्लस माइनस b एंड 0, और ये मेरे पास बन जाएगा यहां से 6 1 माइनस 7 प्लस b माइनस 1 1 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको v1 कह दूं, इसको v2 कह दूं, तो ये मेरे पास जो w आ रहा है ये क्या चीज आ रही है? A के इस मैट्रिक्स A के मैट्रिक्स A में मेरे पास क्या है? 6 1 माइनस 7 माइनस 1 1 0। तो मैट्रिक्स A के कॉलम्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो किस में आ रहे हैं? W में आ रहे हैं। यानी W मेरे पास क्या है? कॉलम स्पेस ऑफ A है। W क्या चीज है? कॉलम स्पेस ऑफ A है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं W को कि V1 और V2 का स्पैन है ये। W क्या चीज है? V1 और V2 का स्पैन है। यानी W अगर ये है और मुझे चेक करना है कि W कॉलम स्पेस ऑफ A है या नहीं है, तो मैंने W को ऐसे लिख लिया। अब मैं यहाँ से A और B वाले एलिमेंट्स को अलग अलग कर लेता हूँ और फिर A और B बाहर निकाल लिए। तो ये देखिए, ये अगर मैं इसको V1 कहूँ, इसको V2 कहूँ, तो ये जो मेरे पास W आ रहा है इसमें A और B चूंकि मेरे पास रियल नंबर्स हैं, आर्बिट्रेरी हैं, तो यानी सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस आ गए हैं इसमें। तो W मेरे पास क्या बन गया? V1 और V2 की स्पैन। तो इसका मतलब क्या है कि V1 और V2 चूंकि मैट्रिक्स A के कॉलम्स हैं, तो फिर W मेरे पास क्या बन गया? कॉलम स्पेस ऑफ A बन गया। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कॉलम स्पेस है या नहीं है। अब नेक्स्ट हम कुछ चीजें देखते हैं कि नल स्पेस ऑफ A और कॉलम स्पेस ऑफ A इनमें कुछ कॉमन है या कुछ कॉन्ट्रास्ट है आपस में, तो वो हम देखते हैं। तो इधर मैं कॉलम स्पेस ऑफ A को लिखूंगा और इधर नल स्पेस ऑफ A के बारे में लिखेंगे। A आपका क्या है? A कोई आपका m/n मैट्रिक्स है। तो एक जो चीज डेफिनेशन से हमने पढ़ी कि जो कॉलम स्पेस ऑफ A है वो सब स्पेस होगी किसकी? R टू दी M की। और जो नल स्पेस ऑफ A है ये सब स्पेस होगी सब स्पेस ऑफ R टू दी N की। एक तो ये रिलेशन आ गया। सेकंड कि यहां पे कॉलम स्पेस ऑफ A is directly linked with entries of A, कि कॉलम स्पेस ऑफ A और जो मैट्रिक्स A है उनका आपस में लिंक होता है, यानी उनकी एंट्रीज का लिंक होता है। बिकॉज कॉलम स्पेस ऑफ A में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? A के कॉलम्स। तो यानी A के जितने भी कॉलम्स हैं वो कॉलम स्पेस ऑफ A में पड़े होते हैं, तो इसलिए इनका आपस में लिंक होता है। लेकिन नल स्पेस ऑफ A हैज नो लिंक विद एंट्रीज ऑफ A। नल स्पेस ऑफ A का कोई लिंक नहीं होता मैट्रिक्स A की एंट्रीज के साथ। ओके, नेक्स्ट कि इसमें आपको टाइम चाहिए, टेक्स टाइम टू फाइंड वेक्टर्स इन नल स्पेस ऑफ A। कि नल स्पेस ऑफ A में के जो वेक्टर्स हैं वो फाइंड करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। आपने पहले मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखना है, देन इनको रिड्यूस्ड भी करना है आपने। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं चाहिए। यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स A गिवन होता है उसके कॉलम्स गिवन होते हैं, तो गिवन कॉलम्स आर यूज्ड टू फॉर्म कॉलम स्पेस ऑफ A। जो कॉलम्स गिवन होते हैं उनको यूज करके आप कॉलम स्पेस बना सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन यहाँ पे आपको
मैट्रिक्स को आपको रिड्यूस करना पड़ता है उसके नल स्पेस ऑफ ए के एलिमेंट्स निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट नल स्पेस ऑफ ए में जस्ट जीरो ही होगा इफ एंड ओनली इफ जो आपका ax इज इक्वल टू 0 है हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यहां पे क्या होगा, कि जो कॉलम स्पेस ऑफ ए है वो r टू द m ही बन जाएगी इफ एंड ओनली इफ फॉर अ वेक्टर, फॉर एवरी वेक्टर b इन r m such that b is equal to ax. If and only if for every vector b in Rn such that b is equal to ax has solution. यानी ये वाली जो इक्वेशन बनी है इसका सॉल्यूशन निकले फॉर एवरी बी इन आर एम, तो फिर आपका कॉलम ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, आर ऑफ एम के इक्वल आ जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है कॉलम स्पेस ऑफ ए और नल स्पेस ऑफ ए में। नल स्पेस ऑफ ए आर टू दी एन की सब स्पेस होती है वेयर ए आपका m क्रॉस n मैट्रिक्स है। नल कॉलम स्पेस ऑफ ए आर टू दी m की सब स्पेस होती है। कॉलम स्पेस ऑफ ए का डायरेक्टली लिंक होता है ए मैट्रिक्स ए की एंट्रीज के साथ, क्योंकि जो ए के कॉलम्स होते हैं वो कॉलम स्पेस ऑफ ए में मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे नल स्पेस ऑफ ए का डायरेक्ट लिंक नहीं होता, हैज नो डायरेक्ट लिंक। डायरेक्ट लिंक कोई नहीं होता है मैट्रिक्स ए की एंट्रीज के साथ। कॉलम्स जो है यूज होते हैं कॉलम स्पेस ऑफ ए को फाइंड करने के लिए। यानी अगर आपके पास चूंकि एक मैट्रिक्स गिवन होता है तो उसके कॉलम स्पेस तो उसके कॉलम्स तो आपके पास आपके सामने होते हैं, तो उनसे आप कॉलम स्पेस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स वो अगर वेक्टर्स निकालने हैं नल स्पेस ऑफ ए के एलिमेंट्स को निकालना है तो आपको वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, टाइम टेकन है। वहां पे आपने इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ता है बाज दफा। और नल स्पेस ऑफ ए में सिर्फ जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ ax इज इक्वल टू 0 हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। यानी आपके पास जस्ट सिर्फ जीरो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, अगर ax इज इक्वल टू 0 को तो नल स्पेस ऑफ ए में 0 होगा। और कॉलम स्पेस ऑफ ए r टू दी m बन जाएगी इफ एंड ओनली फॉर एवरी वेक्टर b इन rm, कि अगर बी आर एम के हर वेक्टर बी के लिए ये जो इक्वेशन बनी है बी इज इक्वल टू एक्स, इसका सॉल्यूशन निकले, हैज अ सॉल्यूशन। तो ये कुछ बातें हैं ये जो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसे ग्रुप्स में होमोमॉर्फिज्म्स हैं, रिंग्स में भी होमोमॉर्फिज्म्स हैं, तो वेक्टर स्पेस में हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। ये एक्चुअली आपकी होमोमॉर्फिज्म ही होती है। तो अगर आपके पास V एक वेक्टर स्पेस है और W भी एक वेक्टर स्पेस है, ये आपके पास वेक्टर स्पेसेस हैं। T एक फंक्शन है जो V से W के ऊपर है, यानी अगर मैं V में से कोई एलिमेंट X लूंगा तो ये X जो है इसके ऊपर T अप्लाई करेगा तो ये किस में चला जाएगा, सम Y बिलोंग्स टू W में। यानी ये इस टाइप का हमारे पास फंक्शन है जो बेसिक डेफिनेशन है। अब ये T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी, अगर T ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V। एंड सेकंड क्या है, T ऑफ अल्फा U इज इक्वल टू सम अल्फा T ऑफ U, वेयर these two conditions hold for all UV belongs to vector space V and alpha belongs to field F। तो अगर T मेरे पास V से W के ऊपर एक फंक्शन है, एक और कैसा फंक्शन है, मैंने जिस आपको नोटेशन से बताया यहाँ पे कि अगर x V का एलिमेंट है तो उसके ऊपर T अप्लाई करेंगे तो जो T ऑफ x होगा वो किधर चला जाएगा, W में चला जाएगा। और T को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अगर T इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली क्या है जी, T ऑफ U प्लस V। T ऑफ U प्लस V किसके बराबर आ जाए, T ऑफ U प्लस T ऑफ V के। और T ऑफ अल्फा U स्केलर वाली, ये अल्फा बाहर आ जाए और ये T ऑफ U आ जाए। ये होल्ड करे फॉर ऑल UV बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F, या फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा। तो अगर वो लिखा हो या इसका या फिर ये लिखा हो कि अल्फा बिलोंग्स टू F, तो दोनों बातों का मतलब सेम ही होता है, क्योंकि हम फील्ड के एलिमेंट्स को स्केलर्स बोलते हैं और जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं हम उनको वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये अगर कोई हमें ऐसी मैपिंग मिल जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। और इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके हम ये भी लिख सकते हैं T ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू अल्फा T ऑफ x प्लस बीटा T ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस V, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। वेक्टर स्पेस V के तमाम एलिमेंट्स के लिए, फील्ड के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये अल्फा x प्लस बीटा y के ऊपर T को अप्लाई करें तो ये सेपरेट हो जाए, अल्फा T ऑफ x प्लस बीटा T ऑफ y।
तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये आपके पास दोनों वेज हैं, आप इससे चेक करना चाहें किसी ट्रांसफॉर्मेशन को कि वो आपके पास लीनियर है या नहीं है, या इससे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों वेज हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एक्सियम को लेके चेक करना चाहेंगे। तो यहां से हम एक दो डेफिनेशंस और भी देख लेते हैं। चूंकि टी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस V टू W, तो फिर यहां पे कर्नल भी मिलेगा आपको, कर्नल ऑफ T। उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, सम x बिलोंग्स टू V सच दैट T ऑफ x आपके पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये क्या है आपके पास कलेक्शन कौन सी है, कर्नल ऑफ T। और आपको पता है कर्नल ऑफ T जो है वो किसकी सबस्पेस होगी, कर्नल ऑफ T इज अ सबस्पेस ऑफ V। और एक और आपके पास बनेगा जी सेट इमेज ऑफ T। इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, सम y बिलोंग्स टू W, W के वो वाले एलिमेंट्स जो क्या है T ऑफ x इज इक्वल टू y फॉर सम x इन V, यानी वो वाले एलिमेंट्स हैं एक्चुअली। इसका क्या मतलब है कि y इज इक्वल टू tx, इसका मतलब ये है कि आपने वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स लिए हैं, उनके इमेजेस, यानी ये y मेरे पास क्या है, ये y मेरे पास सम tx है, T ऑफ x है, यानी x की इमेजेस हैं। तो इमेज ऑफ T में कौन से एलिमेंट्स हैं, W के वो वाले एलिमेंट्स हैं जो V के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, तो उनकी जो कलेक्शन होगी ये भी। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। कुछ ऐसी मैपिंग्स लेते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हो और कुछ ऐसी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ना हो। तो कंसीडर करते हैं हम T को R स्क्वायर से R स्क्वायर पे सच दैट T ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स। तो ये मेरे पास एक मैप है, मुझे चेक करना है क्या T लीनियर है, ये चीज मुझे चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मैंने क्राइटेरिया बनाया था मैं उसको यूज करूंगा। तो अगर मैं वन स्टेप क्राइटेरिया यूज करूं तो मुझे क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरे पास रिक्वायर्ड है। तो कंसिडर करें जी टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। सो ये चीज मुझे रिक्वायर्ड है। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले दो एलिमेंट्स चाहिए आर स्क्वायर में से। एक मैं ये वाला एलिमेंट ले लेता हूं x1 y1 और एक x2 y2। ये मेरे पास एक एलिमेंट x है और ये वाला एलिमेंट मेरे पास y है। मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड है t ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो t ऑफ अल्फा एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा x1 अल्फा y1 प्लस बीटा x2 बीटा y2, और उसके बाद ऐड होके ये मेरे पास बन जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2। अब ये मेरे पास एक एलिमेंट बन गया किसका, ये दोनों एलिमेंट्स बन गए आर स्क्वायर के। तो मुझे t को कैसे अप्लाई करना है, माइनस वाई एक्स लिखना है, यानी ये मेरे पास माइनस अल्फा y1 माइनस बीटा y2 और अल्फा x1 प्लस बीटा x2 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, ये t ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मेरे पास आ गया। अब मुझे चेक करना है क्या ये बराबर है अल्फा t ऑफ एक्स प्लस बीटा t ऑफ वाई के। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इस साइड को, मैं t ऑफ x निकालता हूं। t ऑफ x मेरे पास क्या है जी, माइनस y1 x1। t ऑफ y मेरे पास क्या है, माइनस y2 x2 और अल्फा t ऑफ x प्लस बीटा t ऑफ y, ये मेरे पास क्या बनेगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस अल्फा y1 माइनस बीटा y2 बन जाएगा, और उसके बाद अल्फा x1 प्लस बीटा x2 ये मेरे पास बन जाएगा। तो क्या ये दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, जी हाँ ये तो इक्वल आ गई। तो इसका क्या मतलब है, मैंने ये साबित कर दिया कि t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू अल्फा t ऑफ x प्लस बीटा t ऑफ y। तो यहां से ये साबित हो गया कि t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं एक ऐसी एग्जांपल जो मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। तो कंसीडर करें t को r स्क्वायर से r स्क्वायर पे t ऑफ x y इज इक्वल टू x1 प्लस 1 x2 प्लस 2, ये मैं कंसीडर करता हूं। अब मुझे चेक करना है कि ये जो मैंने रिलेशन बनाया है वो सेम आए दोनों साइड्स पे। तो
मैं इससे चेक कर सकता हूं। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं जो दो मैंने एक्सिम्स लिखे थे, जिन जो इसको कंबाइन करके लिखे थे, उन दो एक्सिम से अलग अलग भी कर लूं। यानी मैं पहली वाली एक्सिम्स को यूज कर लूं, मुझे लग रहा है कि वो शायद यहां पे फेल हो जाए, तो मैं उसको भी यूज कर सकता हूं। अच्छा, यहां से एक चीज आप ध्यान से देखिए कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक्चुअली ग्रुप्स के अंदर जो होमोमॉर्फिज्म थी वेक्टर स्पेस के अंदर, वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ग्रुप्स के अंदर होमोमॉर्फिज्म्स कैसी होती थी कि इमेज आइडेंटिटी का इमेज क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। तो अगर इसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो फिर आइडेंटिटी का इमेज क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी का इमेज निकालता हूं तो वो क्या आता है 1 2। अब ये तो इसकी आइडेंटिटी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि T इज नॉट लीनियर, कि T लीनियर नहीं है। क्योंकि अगर T ने लीनियर होना है तो आइडेंटिटी का इमेज अंडर T आइडेंटिटी ही आना चाहिए, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी होमोमॉर्फिज्म ही है। जैसे हम ग्रुप्स में होमोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं तो वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो होमोमॉर्फिज्म में अंडर फाई G की आइडेंटिटी का इमेज G डैश की आइडेंटिटी होती है। तो यहां पे भी R स्क्वायर की आइडेंटिटी का इमेज अंडर T R स्क्वायर की आइडेंटिटी होनी चाहिए, लेकिन वो तो क्या आ रहा है 1 2 आ रहा है, तो फिर T हमारी लीनियर नहीं बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। V को मैं कंसीडर करता हूं P ऑफ X, यानी ऑल पोलिनोमियल्स वेरिएबल उनका X है ओवर R। तो फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है D फ्रॉम V टू V डिफाइंड बाय D ऑफ सम P ऑफ X इज इक्वल टू P डैश ऑफ X के मैंने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करनी है कि मैंने उस पोलिनोमियल का डेरिवेटिव लेना है। तो ये जो मेरे पास मैप होगा ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो वेक्टर स्पेस कौन सी है, ऑल पोलिनोमियल्स की ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। D V से V के ऊपर मैंने कैसे डिफाइन की है, D ऑफ P ऑफ X इज इक्वल टू P डैश ऑफ X। P डैश ऑफ X का मतलब डेरिवेटिव ऑफ P ऑफ X। तो ये मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। D ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यानी ये मुझे चेक करना है इन कुछ चीजों को। X इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं अल्फा, सम P1 ऑफ X प्लस बीटा सम P2 ऑफ X। तो डेरिवेटिव जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, दो फंक्शंस का अगर सम है तो हमें पता है जी उनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। P1 ऑफ X इसका डेरिवेटिव प्लस बीटा P2 ऑफ X इसका डेरिवेटिव, और ये यहां से अल्फा वैसे ही आ जाएगा, P1 का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस बीटा वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे P2 का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये अल्फा D P ऑफ X प्लस बीटा D P2 ऑफ X आ गया। तो यानी ये वाला जो मेरा मैप है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ओवर द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स। अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ, जैसे हमने ग्रुप्स के अंदर हमने चेक किया था जो ऑटोमॉर्फिज्म्स थी हमारी, वो उनकी जो कलेक्शन थी किसी भी वेक्टर्स, किसी भी ग्रुप G से G के ऊपर जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स थी, वो उनकी जो कलेक्शन थी वो हमारे पास एक ग्रुप बनता था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। यहाँ पे भी जितनी भी वेक्टर स्पेसेस V से V के ऊपर जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनकी जो कलेक्शन है, यानी मैं उसको कहता हूं वो सेट मेरे पास A है, उस A में क्या चीजें हैं, उस A में T है, फिर T क्या है, V से V के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। V से वेक्टर स्पेस V से V के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की जो कलेक्शन है उसका जो सेट है मैंने उसको क्या नाम दिया है, A का नाम दिया। अब ये सेट भी मेरे पास एक वेक्टर स्पेस होती है, ये सेट भी मेरे पास एक वेक्टर स्पेस होती है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिसका इमेज जो भी एलिमेंट लें उसका इमेज क्या है आपके पास जीरो आ जाए, तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो वेक्टर स्पेस V से V के ऊपर जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनकी जो कलेक्शन है वो भी एक अगेन वेक्टर स्पेस होती है, और उसको डिनोट करते हैं हम होमो ऑफ VV। यहां पे मैंने दोनों वेक्टर स्पेस सेम ली हुई हैं, आप डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस भी यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। और डिफरेंट बुक्स में, कुछ बुक्स में इसकी नोटेशन ये भी ली हुई है ऐसे, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम U टू V। तो मैंने यहाँ पे VV दोनों लिए हुए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान ना हो जाइएगा, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म्स में जो ग्रुप्स के अंदर दोनों ग्रुप सेम होते हैं, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों वेक्टर स्पेसेस का सेम होना जरूरी नहीं है। मैंने अगर दोनों वेक्टर स्पेस सेम लिखी हैं तो वो VV होमो ऑफ VV, आप डिफरेंट लिख लें तो होमो ऑफ UV आ जाएगा आपके पास।
इसको ऐसे भी कुछ बुक्स में लिखा गया है, कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखा गया है। तो इन दोनों बातों का मतलब यही है कि U से V के ऊपर जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनकी जो कलेक्शन है वो भी एक वेक्टर स्पेस होती है ओवर द सेम फील्ड U और V वाली फील्ड के ऊपर। यानी ये एक वेक्टर स्पेस होगी ओवर द फील्ड जिनके ऊपर U और V वेक्टर स्पेस बनती हैं, और यहाँ पे भी आपके पास वही है। तो ये हम सिंपल V और V भी लिख सकते हैं, U और V यानी दो डिफरेंट वेक्टर स्पेस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स की। एन इंडेक्स्ड सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 up to so on vn is said to be linearly independent। ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, मैं कहूंगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है if c1 v1 plus c2 v2 plus up to so on cn vn is equal to 0। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है has only the trivial solution। अगर क्या हो, अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहेंगे, अगर ये जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है जीरो के इक्वल लिखा है, तो ये इसका सिर्फ सॉल्यूशन जो है ये सिर्फ ट्रिवियल ही हो, यानी आपके जितने सी आईज हैं वो सारे क्या हो, जीरो, तब ही ये लीनियर कॉम्बिनेशन बने। फिर क्या होगा, फिर ये जो सेट होगा, सेट ऑफ वेक्टर्स होगा, हम इसको बोलेंगे ये सेट ऑफ वेक्टर जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अगर इफ एनी वन ऑफ सी आई कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक, अगर जितने भी सी आईज हैं आपके पास ये वाले, इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो, इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो, देन गिवन सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो फिर आपका जो सेट है वो क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। फिर सेट हमारा क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो डेफिनेशन दोबारा देख लें कि एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, इसको मैं कहूंगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये जो मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है, ये जो सी आईज हैं ये फील्ड में से एलिमेंट्स हैं, अगर ये जो कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल लिखा है इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले, यानी सी आईज सारे इसमें सारे जीरो, तो फिर हम कहेंगे ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इफ ओनली वन ऑफ द एनी वन ऑफ कि सी आईज में से कोई एक वो नॉन जीरो निकल आए, तो फिर जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इन आर एन जो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर हमारे पास क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है हमेशा। जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, जीरो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और अगर, क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं तो जीरो को आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। इस तो कोई भी आप यहां पे ले सकते हैं, तो यानी ये वाला कॉम्बिनेशन जो है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ये तो होल्ड करता है, नॉन जीरोस के लिए भी होल्ड कर रहा है। तो फिर जो आपका सेट ऑफ, आपका वो वाला वेक्टर है जो जीरो वेक्टर है, वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होगा। ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूं सिंगलटन सेट की, सिंगलटन सेट की, यानी इसमें सिर्फ एक एलिमेंट में 1 ले लेता हूं और मैं कहता हूं जी ये कॉम्बिनेशन क्या है, जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी सिंगलटन सेट जो है वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कंडीशन क्या है कि वो जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, उसमें नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। यानी सिंगलटन सेट में चूंकि एक एलिमेंट होता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और वो एलिमेंट जो है उसके अंदर नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट जीरो हो गया तो फिर तो वो जीरो वेक्टर बन गया, और जीरो वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और सिंगलटन सेट जो है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट खुद जीरो नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो, तो वो हमेशा आपके पास क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। उसके बाद थर्ड एक हम लिखते हैं, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग जीरो वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स का सेट जिसमें जीरो वेक्टर मौजूद है वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, इज लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर जीरो वेक्टर मौजूद है वो हमारा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। और लीनियरली डिपेंडेंट सेट कब होगा, अ सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एनी वन ऑफ वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अदर वेक्टर्स। यानी एक सेट ऑफ वेक्टर्स, ये भी डिपेंडेंट का क्राइटेरिया समझ लें, आप बना लें कि सेट लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, इफ एनी वन ऑफ द वेक्टर,
कि आपके पास वो जो सेट है जिसको आप चेक कर रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के लिए, अगर उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो बाकी तमाम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा हो, तो फिर वो वाला सेट जो होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं दो एलिमेंट्स वाले सेट की, मैंने सिंगलटन सेट की बात की, अगर मैं दो एलिमेंट्स वाले सेट की बात करूंगा, दो एलिमेंट्स वाला सेट भी हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर उसमें जीरो एलिमेंट नहीं है और कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का मल्टीपल नहीं है। यानी अगर मैं कंसिडर करूं, ये कहूं मैं sin t cos t ले लेता हूं मैं ऑन स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस 0 1 क्लोज इंटरवल पे, तो ये sin t cos t ये मल्टीपल्स ही नहीं है एक दूसरे के। यानी कोई एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलता कि जिसको मैं किसी k को मैं sin t से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास क्या आ जाए, cos t आ जाए। ऐसा कोई k एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई k एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर ये जो मेरा सेट ऑफ वेक्टर होगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो अब मैं कुछ और एग्जांपल्स देखता हूं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट्स की। अगर मैं कंसीडर करूं ये वाले पोलिनोमियल्स p1 ऑफ t 1, p2 ऑफ t एंड p3 ऑफ t, मैं ले लेता हूं 4 माइनस t। यानी ये सेट मैं ऐसे लिख लेता हूं p1 p2 और p3, ये तीन एलिमेंट्स है मेरे पास इस सेट में। वेयर p1 किसके बराबर है, 1 के, p2 t के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1t 4 माइनस t। तो मुझे ये चेक करना है क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। तो एक तो क्राइटेरिया मेरे पास वही है कि मैं लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के रखूं, वहां से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को एवेल्यूएट करने की कोशिश करूं और वहां से देखूं क्या सारे जो मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं, वो जीरो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसके अलावा भी मेरे पास क्राइटेरिया है कि अगर मैं इस वेक्टर को 4 माइनस टी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स टी, यानी मैं 1 और t के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं 4 माइनस टी को। ये मेरे पास कोएफिशिएंट्स आ गया a1 a2, ये मेरा v1 है और ये मेरा v2 है। तो मैंने 1 और t के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया किसको, 4 माइनस टी को। तो फिर मेरा सेट एस जो है ये क्या आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ये क्या हो गया, सेट लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन गया। ओके, नेक्स्ट कुछ और रिजल्ट्स हैं हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट्स के हवाले से कि अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर एवरी सबसेट ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एवरी सबसेट ऑफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सेट खुद लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके सारे सबसेट्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर सेट खुद लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर एवरी सुपर सेट ऑफ S इज लीनियरली डिपेंडेंट। फिर क्या होगा कि अगर S खुद लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका हर सुपर सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, अगर S खुद इंडिपेंडेंट है तो उसका हर सबसेट इंडिपेंडेंट सेट होगा। और अब कुछ एग्जांपल्स और भी हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स की। कंसीडर कर लेते हैं हम R स्क्वायर में मैं दो वेक्टर्स ले लेता हूं 1 2 एंड 4 5। मुझे चेक करना है क्या ये दोनों वेक्टर्स जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो चूंकि मुझे सामने से तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा देख के साफ कि ये एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ डेफिनेशन से ही। यानी मैं a1 इंटू 1 2 ले लेता हूँ प्लस a2 इंटू 4 5 इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। तो यहां से मेरे पास a1 प्लस 4a2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 2a1 प्लस 5a2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब मैं यहां से वैल्यूट करूंगा a1 मेरे पास आ जाएगा माइनस 4a2 और इसको इधर वैल्यूज लगाएं तो माइनस 8a2 प्लस 5a2, यहां से मेरा a2 0 निकल आएगा और a1 भी क्या निकल आएगा 0। तो यानी ये वाला जो सेट है ये मेरा क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ये वाला सेट क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया। तो ये मैंने आपको आर स्क्वायर के अंदर एक एग्जांपल इसलिए बता दी कि जो बेसिक डेफिनेशन है हम उसको यूज करके भी लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंटनेस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको डिपेंडेंट के लिए बता दिया कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक सेट गिवन है तो आपने चेक करना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनमें से कोई एक एलिमेंट दूसरे का मल्टीपल हो, ये और क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनमें से कोई एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए जो बाकी सब के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा।
नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं जी बेसिस एंड डायमेंशंस की। वेक्टर स्पेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिस क्या है जी? अ सेट ऑफ वेक्टर्स। वी मेरे पास वेक्टर स्पेस है, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का। मैं कहूंगा जी एस जो है ये वी की बेसिस है। एस क्या है? वी की बेसिस है। अगर सबसे पहले एस जो है वो जनरेट कर दे किसको? वी को, यानी वी के तमाम एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन हमें किस में मिल जाए? एस में मिल जाए। तो फिर हमारा जो वी होगा वो क्या हो जाएगा? स्पैन हो जाएगा किससे? एस से, यानी एस से जनरेट हो जाए सारा का सारा वी। और सेकंड क्या है? एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर वी वेक्टर स्पेस है, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, एस को मैं वी की बेसिस कहूंगा। अगर वी एस से जनरेट हो जाए और एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो फिर एस जो है वो बेसिस बन जाएगी वी की। और जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एस। कि जो वेक्टर स्पेस वी के डायमेंशंस हैं वो कितने होते हैं? नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेस सेट इन बेसिस। जो सेट उसकी बेसिस है वेक्टर स्पेस वी की, उस बेसिस वाले सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स की तादाद है वो क्या होगी? डायमेंशन होगी। और डायमेंशन हमेशा किसी भी वेक्टर स्पेस की आपको पता है एक नेचुरल नंबर होगी हमेशा। डायमेंशन हमेशा जो है आपकी वेक्टर स्पेस की क्या होगी? जो आप सेट एस जो है वेक्टर स्पेस वी को जनरेट कर रहा है और एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी एस वी की बेसिस बन गया है, तो जो एस के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है वो उस वेक्टर स्पेस वी की क्या होगी? डायमेंशन होगी। अब कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं आर स्क्वायर को। v को हम कंसीडर करते हैं आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हमने चेक किया था कि इस v के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो इन दो एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। v के जितने भी एलिमेंट्स हैं वेक्टर स्पेस v के आर स्क्वायर के, वो तमाम एलिमेंट्स इन दो एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस है। तो फिर ये जो सेट है ये जनरेट कर देगा ना इसको। ये तो मैंने स्पैनिंग वाले में भी आपको बताया था कि एस जो है वो आर स्क्वायर को क्या कर देगा? जनरेट कर देगा। यानी ये कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो रही है पहली वाली। मुझे चेक करना है कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो एस आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप यहां से चेक कर सकते हैं a इंटू 1 0 प्लस b इंटू 0 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? a 0 और यहां से क्या आ जाएगा? 0b। तो ये आपके पास a b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये तब ही पॉसिबल है जब आपका a भी 0 हो और b भी 0। यहाँ पे भी एक्चुअली 0 0 ही होगा क्योंकि ये 0 आर स्क्वायर का 0 है। तो ये तब पॉसिबल है जब a 0 होगा और b भी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेट s जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेट s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फिर v के डायमेंशन क्या हो गए? डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो सिमिलरली फिर ये एस हमारी स्टैंडर्ड बेसिस बन गई किसकी? आर स्क्वायर की। इनके अलावा भी आर स्क्वायर की बेसिस हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी क्या होंगी? हमेशा स्टैंडर्ड बेसिस होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा v इज इक्वल टू आर क्यूब की, तो फिर हमारी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगी? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये किसकी स्टैंडर्ड बेसिस होंगी? आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस होंगी। और उसके डायमेंशन कितने होंगे? 3। यानी मैं यहां से जनरल लिख दूं अगर डायमेंशन ऑफ r टू दी n कितने होंगे? हमेशा n हुआ करेंगे। डायमेंशन ऑफ r टू दी n इज इक्वल टू n। r n के डायमेंशंस क्या होंगे? बेसिस एलिमेंट्स कौन से होंगे? n टुपल्स होंगे, जिनमें फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसमें फर्स्ट प्लेस पे 1 बाकी सब 0, सेकंड टुपल में सेकंड प्लेस पे 1 और बाकी सब 0। इस तरह ये n टुपल्स होंगे और लास्ट में जो लास्ट वाला टुपल होगा उसमें आखिरी वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है वो 1 होगा और बाकी सब क्या होंगे? 0 होंगे। तो डायमेंशन ऑफ आर एन आपका किसके बराबर आ जाएगा? n के इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स Pn ऑफ x। ऑल पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू n है। तो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगी? 1x x स्क्वायर x क्यूब अप टू सो ऑन x रेज़ टू पावर n। जितने भी आपके पॉलिनोमियल्स हैं उन सबको आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। ये पॉलिनोमियल आपकी एक्चुअली ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो आप सारे रियल नंबर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो मेरे पास ये पूरी की पूरी स्पेस बन जाएगी। तो ये आपकी क्या है, ये S जो है ये बेसिस है, बेसिस सेट ऑफ Pn ऑफ x। और Pn ऑफ x जो है, ये जो सेट S है ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी है। ये कौन सा सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, a1 इंटू 1 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस a4 एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन सम an एंड x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 0। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल है, लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ कब भी 0 हो सकता है, जब आपके सारे के सारे a1 a2 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू an ये आपके क्या हो 0, उसके अलावा कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सेट ऑफ वेक्टर यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो फिर ये आपकी बेसिस बन गई है। बेसिस बन गई है तो फिर डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ Pn ऑफ x कितने आ रहे हैं जी, ये देखिए ये वाले n एलिमेंट्स हैं तो ये एक और एलिमेंट है, यानी टोटल कितने हो गए n+1। तो आपने कुछ वेक्टर स्पेस के डायमेंशंस को ज़बानी याद रखना है। अगर वेक्टर स्पेस आ गई है जी पोलिनोमियल्स की जिनकी डिग्री n या n से कम है, तो उन पोलिनोमियल्स की जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होंगे वो कितने होंगे n+1। यानी अगर आपके पास वो वाले पोलिनोमियल्स आ जाते हैं जिनकी डिग्री 3 या 3 से कम है, तो फिर 4 आपके पास डायमेंशन होंगे, यानी बेसिस एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, 4 होगी।